हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रैंड बैंकर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी आप लोगों के लगातार मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, तो मेरा भी सारा वीडियो उसी डायरेक्शन में आ रही है। मैं लगातार आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लास ला रहा हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास ला रहा हूँ, और आज की क्लास जो होगी वो जनरल अवेयरनेस की होगी। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लासेस में दोस्तों हम लोग ज़्यादातर डाटा बेस्ड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे जो डाटा से दोस्तों वो जनवरी से अगस्त तक मैं कवर किया हूँ। लास्ट 8 मंथ का डाटा कवर किया हूँ दोस्तों। तो आज की ये क्लास उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईपीएस क्लर्क पीओ, आरआरबी क्लर्क पीओ और एसबीआई क्लर्क पीओ मेंस एग्जाम देने वाले हैं। और बाकी सारे जितने भी मेंस के एग्जाम होते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह, उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों कि आज की क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीएसटी कलेक्शन इन 2024 फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। ये सारे डाटा दोस्तों जनवरी टू अगस्त होने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के लिए जीडीपी फोरकास्ट किया है, हम लोग कुछ पॉइंट आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इस साल हम लोग का पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, और पेरिस ओलंपिक में इंडियंस ने कितने मेडल जीते हैं और कौन कौन मेडल जीते हैं, उनके नाम क्या है, सारे कुछ देखेंगे। और कौन सी एथलीट्स में कैटेगरी में जीते हैं, सब कुछ देखने वाले इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है मॉनेटरी पॉलिसी रेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट दोस्तों बाई मंथली आती है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट दोस्तों हर 2 मंथ में चेंज होती रहती है। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29/9/2024 को, उसका रेट कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जो रेपो रेट है वो 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट 6.75, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4.5 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एसएलआर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, रेपो रेट है वो 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, बैंक रेट 6.75, सीआरआर 4.5 एंड एसएलआर 18%। तो ये सारे रेट्स आप लोग को याद रखने हैं दोस्तों। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, चाहे जिस तरह से भी मेमोराइज करें, आप अपना ट्रिक जैसे भी लगाएं, लेकिन इसको मेमोराइज करना ही है आपको एग्जाम से पहले। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कि सीपीआई को रिलीज कौन करती है। तो सीपीआई को रिलीज करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनओसी द्वारा रिलीज की जाती है। और इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है। इसका बेस ईयर आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 212 है। सीपीआई में दोस्तों क्या होता है कि कुछ नेसेसरी फूड आइटम्स को एक बंडल में रखा जाता है। इसमें 400 प्लस आइटम्स होते हैं, और इस आइटम्स का भाव मार्केट में बढ़ रहा है या घट रहा है उसके हिसाब से सीपीआई कैलकुलेट की जाती है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि मार्केट में सामान का भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जनवरी में जो सीपीआई थी वो 5.1% थी, फरवरी में 5.09, मार्च में 4.85, अप्रैल में 4.83, मई में 4.8, जून में 5.08, जुलाई में 3.54 एंड अगस्त में 3.65। तो सीपीआई इंडेक्स आपको याद रखना है जनवरी से अगस्त तक। अभी सितंबर है तो इसका डाटा अभी तक आया नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को जनवरी से अगस्त तक सीपीआई का डाटा याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी में 5.1, फरवरी में 5.09, मार्च में 4.85, अप्रैल में 4.83, मई में 4.8, जून में 5.08, जुलाई में 3.54 और अगस्त में 3.65। तो इसे भी आपको मेमोराइज करना है। आप जैसे भी ट्रिक से मेमोराइज करें, लेकिन आपको ये मेमोराइज करके जाना है एग्जाम से पहले। अगला टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। तो इसे रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग डब्ल्यूपीआई। तो इसको रिलीज करती है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका भी डाटा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो जनवरी में ये थी 0.27%, फरवरी में 0.2%, मार्च में 0.53%, अप्रैल में 1.26%, मई में 2.61%, जून में 3.6%, जुलाई में 2.04% एंड अगस्त में 1.31%। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी में 0.27%, फरवरी में 0.2%, मार्च में 0.53%, अप्रैल में 1.26%, मई में 2.61%, जून में 3.36%, जुलाई में 2.04% एंड अगस्त में 1.31%। इसे भी आपको याद रखना है।
अब देखते हैं दोस्तों जीएसटी कलेक्शन इन 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोगों को याद रखना ही रखना है। और कुछ कुछ इसमें एडिशनल इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनवरी में कितना कलेक्शन हुआ है। तो जनवरी में कलेक्शन हुआ है 1,74,106 करोड़ रुपया। फरवरी में 1,68,337 करोड़ रुपया। मार्च में 1,78,484 करोड़ रुपया। अप्रैल में 2,10,267 करोड़ रुपया। ये हाईएस्ट एवर कलेक्शन है दोस्तों अभी तक का जीएसटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, इसे याद रखना आपको। मई में 1,72,739 करोड़ रुपया। जून में 1.74 लाख करोड़ रुपया। जुलाई में 1,82,075 करोड़ रुपया। और अगस्त में 1,74,962 करोड़ रुपया। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट थी दोस्तों कि अप्रैल के महीने में अभी तक का जीएसटी का हाईएस्ट एवर कलेक्शन हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मिजोरम रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ विथ 52%। द स्टेट कलेक्टेड ₹180 करोड़ in April 2024 against 71 करोड़ in the same period of previous year। तो दोस्तों मिजोरम ने 108 करोड़ का कलेक्शन किया है अप्रैल के 2024 में, जो कि 71 करोड़ रुपया किया था अप्रैल के 2023 में। तो ये 52% का ग्रोथ था दोस्तों। ये टोटल जो ग्रोथ था ये 52% का ग्रोथ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए आप लोग से, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जनवरी में 1,74,106 करोड़ रुपया। फरवरी में 1,68,337 करोड़ रुपया। मार्च में 1,78,484 करोड़ रुपया। अप्रैल में 2,10,267 करोड़ रुपया, हाईएस्ट एवर है ये। मई में 1,72,739 करोड़ रुपया। जून में 1.74 लाख करोड़ रुपया। जुलाई में 1,82,075 करोड़ रुपया। और अगस्त में 1,74,962 करोड़ रुपया। तो आप लोगों को जीएसटी का भी कलेक्शन याद रखना है कि इस साल भारत सरकार ने कितना जीएसटी कलेक्शन किया है अलग अलग महीने में। अगला टॉपिक है दोस्तों इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 1 जुलाई टू 30 सितंबर 2024 का ये डाटा है दोस्तों। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी हमारा बदलते रहता है, तो ये जो डाटा है ये 1 जुलाई टू 30 सितंबर तक का है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर आएगा तो यही डाटा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कितना अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो वो चल रहा है 4%। पोस्ट ऑफिस आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आप 5 साल का आरडी कराते हैं तो वो चल रहा है 6.7%। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, तो ये इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 1 साल के लिए अगर टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो टाइम डिपॉजिट में 2 चीज आती है, एक आती है फिक्स डिपॉजिट, एक आती है रिकरिंग डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट में अगर आप लोग 1 साल के लिए एफडी या आरडी कराते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6.9%। आपको 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अगर 2 साल के लिए कराते हैं तो 7%, 3 साल के लिए कराते हैं तो 7.1%। और अगर आप लोग 5 साल के लिए कराते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5%। अगला दोस्तों किसान विकास पत्र, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। अगर आप लोग 115 मंथ के लिए कराते हैं और आपका जो 30 मंथ रहेगा वो लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन पीरियड का मतलब दोस्तों कि आप लोग 30 महीने तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। 30 महीने के बाद ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसे तोड़वाना चाहते हैं या तो कंटिन्यू 115 मंथ तक रख सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। और सुकन्या समृद्धि योजना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सुकन्या से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक दोस्तों की जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हर साल जीडीपी फोरकास्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया के लिए किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने कितना जीडीपी फोरकास्ट किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ये 7% फोरकास्ट की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ये 7% फोरकास्ट की है। FICCI ये भी 7% फोरकास्ट की है। वर्ल्ड बैंक ये भी 7% फोरकास्ट की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% फोरकास्ट की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7.2% फोरकास्ट की है। मूडीज 7.2%, फिंच 7.2% फोरकास्ट की है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 6.7% फॉर क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। NSO पूरे साल के लिए 6.7%। स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसे हम लोग S&P बोलते हैं 6.8%। क्रिसिल 6.8%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD 6.7%। एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन
इंडस्ट्री CII, इसने भी 8% का फोरकास्ट दिया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 7% वाले सबको मैं एक जगह पे रखा हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो याद रखने में। तो ADB ने 7% का फोरकास्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FICCI, फिकी, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पांचों ने 7% का फोरकास्ट किया, GDP फोरकास्ट। 7.2% का फोरकास्ट किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मूडी और फिंच। RBI, मूडी, फिंच। RBI, मूडी, फिंच 7.2%। RBI, मूडी एंड फिंच 7.2%। ठीक है। 6.7% NSO, ये अकेले NSO ने 6.7% का फोरकास्ट किया है। 6.8% क्रिसिल एंड S&P, क्रिसिल एंड S&P ने 6.8% का फोरकास्ट किया है। क्रिसिल एंड S&P 6.8%। और 6.7% OECD भी फोरकास्ट किया है। और जो सबसे ज्यादा फोरकास्ट किया है 8%, वो अकेले CII ने किया है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि इसने 8% का फोरकास्ट दिया है। तो दोस्तों, इसे आप लोगों को याद रखना है। याद रखने का एक और बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके साथ कोई दोस्त है तो आप उससे पूछे, वो आपसे पूछेगा, तो इससे आप लोग और भी अच्छे से याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि RBI में अभी प्रेजेंट में कौन गवर्नर है और कौन कौन डिप्टी गवर्नर है। तो दोस्तों, RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये हम लोग को पता है, लेकिन इसके 5 डिप्टी गवर्नर होते हैं और उन सबके नाम हम लोग को याद रखने होते हैं। पहला है शशांक भिड़े, असीमा गोयल, जयंत R वर्मा, राजीव रंजन एंड माइकल डी पात्रा। तो पांचों डिप्टी गवर्नर के नाम आप लोग को याद रखने हैं दोस्तों। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है शशांक भिड़े, असीमा गोयल, जयंत R वर्मा, राजीव रंजन, माइकल डी पात्रा, ये 5 डिप्टी गवर्नर है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला है दोस्तों, पॉइंट मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग को पता होगा पॉइंट मिंट करने का पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कॉइन को मिंट करती है। तो ये 4 सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन को मिंट करती है। तो चारों सेंटर के नाम आप लोगों को याद रखने होते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 4 सेंटर कौन कौन से? महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का नोएडा और वेस्ट बंगाल का कलकत्ता। इन 4 सेंटर में दोस्तों पॉइंट को मिंट किया जाता है और ये मिंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, दोस्तों हमारे देश में इन 4 जगहों पे नोट का प्रिंटिंग होता है। तो ये भी 4 जगह आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 जगह के नाम आप लोग को याद होने चाहिए। तो पहला है वेस्ट बंगाल का सालबोनी, कर्नाटका का मैसूर, महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का देवास। इन 4 जगह पे करेंसी नोट का प्रिंटिंग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि RBI का जो 5 सब्सिडरी है वो कौन सी है? तो RBI का 5 सब्सिडरी है। पहला है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, यही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड तो करेंसी के प्रिंटिंग का काम यही देखती है दोस्तों। जो RBI की एक सब्सिडरी है, यही प्रिंटिंग का काम देखती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, IFTS। जो 5वां सब्सिडरी है दोस्तों वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है दोस्तों कि हम लोग जब भी बैंक में जो पैसा रखते हैं तो ये उसका इंश्योरेंस लेती है दोस्तों। अगर हम लोगों ने बैंक में अगर पैसा रखा है तो ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस लेती है। ये 5 लाख तक का गारंटी देती है कि अगर आपका बैंक डूब जाए, बैंक देगी ही देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और आखिरी जो टॉपिक है दोस्तों, इस साल हमारा पेरिस 2024 ओलंपिक्स हुआ था। उसमें इंडियंस ने कितने मेडलिस्ट जीते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया से दोस्तों एक ही सिल्वर मेडल आया था, गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया था। एक सिल्वर मेडल आया था और 6 ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो जो सिल्वर मेडल लाया था दोस्तों, सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लाया था 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। और ये किस कैटेगरी में लाया था दोस्तों? ये लाए थे एथलीट्स मैन जेवलिन थ्रो में लाया था। तो जेवलिन थ्रो में आप लोगों को याद रखना है कि ये जेवलिन थ्रो में लाया था। और बाकी जो 6 ब्रॉन्ज मेडल है वो एक थी मानू भाकर, ये लाई थी शूटिंग वोमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। मानू भाकर ने एक और ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, वो लाई थी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम। ये मिक्स टीम में भी लाई थी और इंडिविजुअल में भी लाई थी। अगला है दोस्तों सरबजीत सिंह, शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स, ये मिक्स में लाया था। स्वप्निल कुसाले, ये शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में लाया था। एक ब्रॉन्ज मेडल लाया था दोस्तों मेंस हॉकी टीम के द्वारा।
हमारा कंट्री का जो हॉकी टीम है उसने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया था और वो कैटेगरी थी मेंस फील्ड हॉकी। और एक ब्रॉन्ज मेडल आया था दोस्तों अमन शेरावत द्वारा, जिसने रेसलिंग मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में लाया था। तो कुल मिला के 6 ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल भारत ने लाया था दोस्तों। इन सब के नाम याद रखने हैं और ये किस कैटेगरी में लाए थे, किस खेल से संबंधित थे, ये चीज याद रखनी है। और पेरिस ओलंपिक से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगी, क्योंकि ये इस साल हुई थी और ये ओलंपिक्स थी जो कि 4 साल में एक बार होती है और इंडियंस ने इसमें 7 मेडल जीते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और रिवीजन करना है तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देख, एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइए। और इस वीडियो को सेव करने के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपकी ये प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।